आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ हर फैन फिक्शन को लिखने में, रिकॉर्ड करने में, ये फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठा करने में, वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मेरे काम को, अगर हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी प्यारी सी क्यूट सी टीम जो रोज़ मुझे कमेंट करके मुझे इनकरेज करती है, उन्हें थैंक यू सो मच। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि वांगजी के थोड़ी चोट लगी थी, जिसे विंग मतलब फर्स्ट एड कर रहा था, और उस बीच में वांगजी अपने दिल की कुछ बातें विंग से पूछ भी लेता है, जिन्हें विंग अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। वांगजी उसके जाने के बाद अब उस रूम में बैठा है, उस चोट को देख रहा है, यानी अपने उस हाथ को देख रहा है जिसे विंग बड़े प्यार से बैंडेज करके गया है। अपने चेहरे को देख रहा है जहाँ मिरर के सामने, जहाँ पे विंग ने अभी कुछ मेडिसिन लगाई है। वांगजी जानता है विंग की लाइफ में वो इम्पोर्टेंट तो है, शायद तभी आज उसकी इन चोट ने विंग के चेहरे पे वो दर्द शो किया था। लेकिन वो क्या जो विंग उसे नहीं बता रहा है, क्या कारण है जो विंग उसे अवॉइड कर रहा है। वांगी बहुत सोच रहा था, उसने बहुत कोशिश भी की ये जानने की कि उस दिन विंग ऐसे क्यों गया था। उस रात के बारे में वांगजी को बहुत सी बातें याद नहीं है। उसे याद है कि उसने विंग को किस किया था। हाँ, उसे उतना होश तक याद था जब पहली बार उसने आगे बढ़ के खुद विंग को किस किया था। मॉर्निंग में जब उसकी आंख खुली थी तो उसके रूम में उसने विंग के कपड़े भी देखे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं है। बस उस दिन का उसे इतना ही याद है कि विंग उसके रूम में था और विंग उसका फेस क्लीन कर रहा था जब उसने विंग को किस कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ वांगजी को बहुत धुंधला धुंधला याद है, लेकिन सही से क्या हुआ उसे याद नहीं है। वांगजी कई बार इस बात पे अपने ऊपर गुस्सा भी हुआ है। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि क्यों क्यों उसे उस दिन का कुछ याद नहीं। शायद कुछ याद होता तो वो पता कर सकता कि क्या कारण था उसका विंग उसे बिना अलविदा कहे उस दिन चला गया था। क्या विंग का उस दिन शंघाई छोड़ के जाने का कारण वो भी था क्या। वांगजी कई बार ये सोचता भी है, लेकिन उसे उस दिन का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद उसने कई बार अपने ब्रदर से भी इस बारे में जानने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके ब्रदर ने बताया था कि वो विंग को और उसे छोड़ के मतलब अपने अंकल के पास गया था जहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। वो तो मॉर्निंग तक ही घर वापस आए थे, इसलिए उन्हें एग्जैक्टली क्या हुआ उस दिन रात में सही से उन्हें भी नहीं पता था। उस दिन के बारे में एक एक ऐसी मिस्ट्री है जो वांगजी ने कई बार सॉल्व करने की कोशिश तो करी, लेकिन उसे सही से खुद भी नहीं पता। लेकिन वो कहीं ना कहीं जानना तो चाहता है, लेकिन विंग भी उस चीज़ को बता नहीं रहा। विंग भी उस क्वेश्चन को अवॉइड करके चला गया, यही बोल के कि उसका कारण मैडम यू है। बाद में वांगजी ने जब ये बात जानने की कोशिश की तो सबको यही लगा था कि मैडम ही शायद कारण है, क्योंकि मैडम यू उसके मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट से जो एक्सेप्ट लेटर आते थे उन्हें विंग तक पहुंचने ही नहीं देती थी। कई बार उन्हें फाड़ के फेंक देती थी। कई बार पोस्ट ऑफिस वाले या जो वो होते ना पोस्टमैन, वो विंग को बताते भी थे कि उन्होंने विंग के एक यूनिवर्सिटी के लेटर को उसके घर डिलीवर किया है। जिसके बाद विंग जब ये बात पूछता था तो मैडम मतलब एक तरह से मैडम यू उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देती थी। ये चीज़ वांगजी को याद है, तो क्या सचमुच में वो मैडम यू की वजह से ही गया था। वांगजी इन्हीं बातों में गुम था, लेकिन उसका शरीर जो शायद बहुत टायर्ड है और उसकी वो हैबिट जिसपे एग्जैक्ट टाइम पे सोने की आदत है, उसके कारण वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चलता। उसकी आंखें बंद हो गई हैं, पर दूसरी तरफ दूसरे पर्सन की नींद पूरी तरह से उड़ गई है। वांगजी के उस सवाल ने उसे अंदर से डरा दिया। कहीं वांगजी को कुछ याद है क्या? वांगजी को उस दिन का याद है? विंग इसी घबराहट और टेंशन में अपने हाथों को बार बार मसल रहा है, बार बार उस बारे में सोच के घबरा रहा है। कहीं लंजा को सब याद तो नहीं, कहीं लंजा को ये याद नहीं कि विंग ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, कहीं लंजा उसे नफरत तो नहीं करने लगा। लंजा ने वैसे अब तक उसकी हरकतों या एक तरह से कह दे किसी भी तरह से विंग को ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं दिया, लेकिन विंग को डर है कहीं वो लंजा उसे नफरत ना करता हो। उस दिन लंजा का फ़ायदा उठाया था विंग ने, ये सारी बातें विंग के दिमाग में हैं, लेकिन वो भी आधी रात तक कुछ यही बातें सोचते सोचते कब सो गया उसे पता नहीं चला। पर मॉर्निंग में उसकी आंखें खुलती है जब उसके डोर को टॉक टॉक करके कोई जोर जोर से बजा रहा था, जिससे भी घबरा के बैठ जाता है और ऐसा उसे लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। वो एकदम से कौन है करके उठता है।
और तुरंत घबराते हुए गेट खोलता है, अपनी आंखों को मसलते हुए और गुस्सा करते हुए। कौन है जो इतनी जोर जोर से गेट खटखटा रहे हैं? तो सामने देखता है वांग जी अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में रेडी खड़ा है और विंग को देखते हुए बोलते हैं, तुम लेट हो, तुम्हें पता है हमारा रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है और अब तक तुम रेडी नहीं हुए। चलो विंग, हम लेट हो जाएंगे। क्या? पर मैं कितना लेट आया था ना। और किसने बोला यार इतनी सुबह सुबह? मैं अपने हॉस्पिटल भी 10 बजे से पहले नहीं जाता। तुम कैसे डॉक्टर हो नहीं, जो सही से उठ भी नहीं पाते? एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी करते हैं डॉक्टर, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे जगना, ये सब तो हर डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। ओहो लंजा, तुम मुझे ये सब ज्ञान मत दो, मैं ऑलरेडी ये बातें न्यू हुसैन से रोज ही सुनता हूँ। अब तुम भी मत शुरू हो जाओ, न्यू हुसैन गया तो तुम शुरू हो गए। विंग जोर जोर से आंखें मलते हुए बोल देता है, बिना ये चीज नोटिस करे कि नी हुसैन का नाम सुन के वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। कौन है ये नी हुसैन जिसकी बात विंग कर रहा है, और क्यों वो विंग को ऐसे उठाता था? क्या विंग और उसका कुछ लेना देना था? बट विंग किसी और लड़के को क्यों ऐसे एक्सेस देगा? विंग तो किसी लड़की को पसंद करता है ना। विंग के बारे में ये बात सोच के वांग जी के दिमाग में खुद ही क्वेश्चन चल रहे थे। अब विंग थोड़ा सा ना अपनी आंखें खोलते होता है, ठीक है लंजा, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में रेडी होके आता हूँ। करके वांग जी वहाँ से रिस्पॉन्स करके चला जाता है। अभी जल्दी से रेडी होके हेडक्वार्टर पहुँचता है तो देखता है सब लोग वहाँ टाइम पे पहुँच चुके हैं। कुछ लोग जो नाइट ड्यूटी करके आए हैं वो अपना काम हैंडओवर कर रहे हैं, कुछ लोग अभी आके ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े ऑफिसर जल्दी से तक अब नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं, उनके जूनियर्स ही करते हैं। बहुत इमरजेंसी हो तो ही उनको नाइट पेट्रोलिंग या इस टाइप का करना पड़ता है। इसी कारण वांग जी का भी रूटीन मॉर्निंग वाला ही है, जो जिसके कारण उसने विंग को वहाँ से उठा के मतलब एक तरीके से रात में विंग से वो मिला था। अब विंग देखता है कि किस तरीके से यहाँ हेडक्वार्टर में सब लोग अपने आप में बिजी है। वहीं विंग को भी वो जो उसका मतलब एक तरीके से सब ऑर्डिनेट या फिर एक से कह सकते हैं को डॉक्टर जो को पहले भी विंग के साथ उस प्रोजेक्ट मतलब एक तरीके से केस पे काम कर रहा है, वो विंग को बुलाता है। जहाँ एक तरफ सब लोग इस पूरे काम में बिजी हैं, वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा मन लगा के इस बारे में जानना चाहता है। वो भी नहीं चाहता कि एक मर्डरर, एक सीरियल किलर किसी भी तरह बाहर किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो भी इस मतलब केस पे बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। पिछले 5 दिन से ये लोग दिन और रात इसी केस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है इन्हें कोई बड़ा क्लू नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बड़े हाईफाई इंसान का करा हुआ है, यानी किसी अच्छी पोजीशन के आदमी का करा हुआ है। क्योंकि अगर ये कुछ पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हर जगह पैसे देकर वह उस पर्सन ने सबूत मिटा रखे हैं, जैसे उस पर्सन के पास सचमुच में बहुत सारा पैसा है। ऐसा कौन है जिसके पास इतना पैसा है और वो इस तरीके से अपने अंदर के गुस्से और नफरत को इन गरीबों पे उतार रहा है, इन लोगों के साथ इतना हैवानियत वाला काम कर रहा है। वो यही बातें सोच रहे हैं। वहीं मीन ने 2 अपनी कुछ रिपोर्ट बनाई हैं, जिसे लेके वो तुरंत नी मिंजे और टीम के पास पहुंचता है। नी मिंजे ने भी देखा है विंग कैसे 5 दिन से दिन रात फाइलों में और उन काम में लगा हुआ है। यहाँ तक कि उसके साथ का जो डॉक्टर था उसने भी नी मिंजे से विंग की काफ़ी तारीफ करी है कि किस तरह से विंग ने इस केस में पूरी दिल और जान लगा रखी है। विंग अब एकदम से एंट्री करता है और बोलता है ये पर्सन जो भी है वो इस पर्सन जो मर्डर कर रहा है वो किसी नफरत में कर रहा है, क्योंकि जो भी लोग मरे हैं उन किसी के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ है, यानी रेप टाइप की चीज़ें नहीं हुई हैं। सिर्फ उनके साथ ये टॉर्चर हो रहे हैं, ये किसी भी तरीके से एक मतलब उसने इन लोगों के साथ अपने आप को फोर्स नहीं करा है। ये इस बात का सबूत है। इस चीज़ को सुन के सब लोग शॉक होते हैं। क्या ये पर्सन जो मर्डर कर रहा है वो इनको टारगेट करके सिर्फ मार रहा है? ये यही रीज़न है? कहीं ना कहीं अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया था कहीं वो अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रहा है, लेकिन अब वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाती है। विंग ने एक और बात बताई, जिस नाइफ या जिस चीज़ों से ये सब कट्स लगे हैं ये हाईफाई ब्रांड्स की चीज़ें हैं। कोई लोकल मार्केट या कोई लोकल मार्केट से खरीदी हुई एक तरीके से टूल्स यूज़ नहीं हुए हैं। जो नाइफ यूज़ भी हुए हैं वो बहुत कॉस्टली नाइफ या बहुत ज़्यादा एक तरीके से महंगे नाइफ्स में यूज़ हुए हैं, जिस चीज़ से सब लोगों का दिमाग एकदम से खनकता है। इसका मतलब ये उन लोगों को जो शक हो रहा था वो सही था, यानी ये किसी बड़ी फैमिली का बंदा है, कोई रिच ब्रैट है जिसे जो ये सब कर रहा है।
अब इसी चीज़ पे काम होना शुरू होता है। बड़े बड़े क्लब्स और इस तरह के बार्स और इस तरह की जहाँ पे चीज़ें होती हैं उस जगह ये लोग अपनी कैजुअल यूनिफॉर्म्स में पहुँच जाते हैं पता करने के लिए। सब लोगों से, मैनेजर से या उनके क्लब के हेड से पता करा गया है कि कितने रिच लोग यहाँ पे आते हैं जो स्पेशली मेल एस्कॉर्ट की डिमांड करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के नाम पता चले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो इन लोगों को इस तरीके से डायरेक्ट जाके इंट्रोगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े नाम हैं। और दूसरा, ये बात दूसरी है, अगर कोई फीमेल होती, यानी अगर फीमेल प्रोस्टिट्यूट की बात होती तो इन लोगों से जाके डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, लेकिन मेल को जाके पूछने में इन्हें डर लग रहा है। कहीं ना कहीं ये जानते हैं ये इस तरह की बातें बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन या बड़ी हस्तियां छुपाना पसंद करती हैं, तो कोई खुल के आगे आके तो बताएगा ही नहीं कि वो गे है या वो इस टाइप से मेल्स के साथ इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक सबूत, मतलब होता है ना, कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांगी अपना दिमाग लगाता है और वहाँ पे काम करने वाले कुछ लोगों से बातें करता है। वो कुछ मेल एस्कॉर्ट से मिलकर बातें करता है। वो इनडायरेक्टली उन सबको एक तरह से थोड़ा सा सावधान रहने के लिए चेतावनी भी देता है, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं। उन्हें भी पता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्योंकि उनके साथ के लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन अब एक पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट आके उन्हें बोल रहा है तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो डर के मारे वांगी और उसकी टीम से बात भी नहीं करते हैं। नहीं, एक पर्सन आगे आके खुद मदद के लिए बढ़ता है। वांगी जिस पर्सन को देखता है तो अचानक से थोड़ा शॉक हो जाता है। ये पर्सन देखने में काफ़ी हद तक विंग जैसा लग रहा है। ये पर्सन विंग मतलब विंग की जैसी इसकी कट कार्ड और वो है हाइट्स और बॉडी है, लेकिन फीचर और शक्ल बिल्कुल अलग है। इस पर्सन का नाम मो शुआनु है। मो शुआनु को वांगी पहले से जानता है। एक बार मो शुआनु को खुलेआम कुछ लोग हरास कर रहे थे जिसे वांगी ने ही बचाया था, और वांगी को मतलब मो शुआनु तुरंत पहचान के अपनी जगह से आगे आता है। मो शुआनु की अपनी एक स्टोरी है। मो शुआनु 16 साल का कम एज में अपने घर से भाग गया था क्योंकि उसके मदर और फादर की डेथ के बाद उसके अंकल उसे हरास करते थे, जिसे डर के वो भाग गया था। अपने अंकल से डर के वो 16 साल का बच्चा अपना घर तो छोड़ गया था, लेकिन हर कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होता। हर कोई विंग की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग कैरी नहीं करता। तो उस बेचारे को सरवाइव करने के लिए छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब्स की थी, जिससे उसका यहाँ तक कि पेट भी नहीं भर पा रहा था। आखिर में वो इस काम में लग गया। उसे यही काम उस समय मजबूरी में करना पड़ा। जीने के लिए, कुछ खाने के लिए क्या कर सकता था वो, कोई और उस पर ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ा। लेकिन आज जब लांगवांग जी उसे यहाँ देखता है तो लांगवांग जी को उस पर बहुत तरस आता है। लांगवांग जी को याद है समय पहले जब वो इस बच्चे से मिला था, यानी जब ये मो शुआनु कुछ 17-18 साल का होगा और लांगवांग जी से अभी 3-4 साल पहले ही वो मिला है, यानी अभी मो शुआनु सिर्फ 21 साल का है। मो शुआनु को इस हालत में यहाँ देख के वांगी से रहा नहीं जाता और वो मो शुआनु को अपने साथ बाहर ले जाता है। वो दोनों एक पास ही के कन्वीनियंट स्टोर के में बैठकर कुछ यहाँ पे मो शुआनु नूडल्स खा रहा है और वांगी उसके सामने साफ बैठा हुआ है। अब मो शुआनु खाते हुए बोलता है, मुझे पता है गगा, आप मुझे यहाँ देख के परेशान होंगे, पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। सच कहूँ तो अब मुझे इन चीज़ों की आदत थी। बचपन से मैं ये सब झेलते ही आ रहा था। पहले मुझे उस चीज़ का पैसे नहीं मिलते थे, अब जीने के लिए पैसे मिल जाते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे क्लब का मालिक बहुत अच्छा है। वो हम लोगों के में से किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देता है। कभी कभार कोई हमें इनप्रोप्रिएट वे में हमारी मर्जी के खिलाफ टच भी करते हैं तो वो तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेता है। इस बात पे वांग जी कह के रिस्पॉन्स करता है। अब दोबारा से मो शुआनु बोलना शुरू करता है, वैसे गगा आप इस टाइप के क्लब में क्या कर रहे हैं, वो भी इस समय काफ़ी रात है और आप आज ड्यूटी पे भी नहीं हैं, आपने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं, क्या आपको किसी की ज़रूरत है? कहीं आप मुझे बता सकते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं। इस बात पे मो शुआनु के इस क्वेश्चन पे वांगी थोड़ा गुस्सा करता है, तुम्हें लगता है मैं इस टाइप का हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज आप यहाँ आए थोड़ा शौक लगा मुझे। मो शुआनु, तुम्हारे क्लब में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद तुम लोगों को आइडिया नहीं है, या तुम्हारे क्लब का ओनर
तुम्हारे सामने जितना अच्छा बनता है उतना अच्छा है नहीं। तुम्हारे ही क्लब के करीबन 4 लोग गायब हैं, लेकिन तुम में से किसी को भी इस बारे में खबर नहीं है। इस बात पे मोशा ने शॉकिंगली लांग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे खबर तो थी, हम सब लोग उनके बारे में जानना भी चाहते थे, लेकिन क्लब के मैनेजर ने बताया कि वो खुद छुट्टी लेके अपने अपने होम टाउन गए। वैसे हैरानी तो मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे हुई थी कि उनमें से कोई भी हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। उनमें से 2 को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, वो मेरे जैसे आप गगा थे, वो भी मेरे गगा थे, मुझे ध्यान भी रखते थे, लेकिन वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ है उनके साथ? अब लांग वांगजी समझ चुका है कि इन लोगों को आइडिया ही नहीं कि इन लोगों के आस बीच में लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है। ये काम ही ऐसा है, लोग आते हैं, कुछ समय करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कुछ लोग बोर होके, कुछ लोग बच के, कुछ लोग दूसरे बड़े क्लब में ज़्यादा पैसों के लिए। तो शायद ये लोग यही सोच रहे होंगे कि वो दूसरी सिटी में चले गए होंगे या दूसरे बड़े क्लब में चले गए होंगे, इसलिए शायद इन लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी। हैरानी की बात यह है, सबसे ज़्यादा इसी क्लब से लोग गायब हुए हैं, बाकी सारे क्लब से 1-1, 2-2 गायब हुए हैं, लेकिन एक इकलौता ऐसा क्लब है जिससे 4 लोग गायब हुए हैं। इसलिए वांगजी को इसी क्लब में आने की सबसे पहले सूझी। वांगजी अमोश रानी की तरफ देखता है और बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को सचमुच कोई खबर नहीं है, कुछ ऐसा चल रहा है मोशा ने तुम्हारे आसपास जो तुम्हें जानना चाहिए, बहुत खतरनाक। क्या 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 गड़बड़ हो रही है? बेचारा मोशवानु जो अभी ज़्यादा एज का भी नहीं है और वैसे भी वो बहुत जल्दी डर जाता है, उसके एकदम से कपकपी छूट जाती है, उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है। अब वांगजी एक टिश्यू पेपर को उसके आगे करते हुए देता है और बोलता है, घबराओ मत, अब हम लोग एक्टिव हैं, तुम लोगों के साथ अब शायद गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हारा मैनेजर तुम लोगों से छुपा रहा है, लेकिन वो 4 लोग अपने होम टाउन या किसी और क्लब में नहीं गए हैं, बल्कि उन लोगों की डेथ हो गई है। क्या? एकदम से वो शानी के मुंह से निकलता है और उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। उन कहते हैं ना, साथ में काम करने वालों को रोज़ सुबह शाम आप देखते हो तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो हो ही जाती है। तो मोशानु को भी एकदम से उन लोगों की डेथ से शौक तो लगा है। अब वांगजी दोबारा से उसे शांत करते हुए बोलता है, घबराओ मत, अब पुलिस काफ़ी एक्टिव है, लेकिन तुम्हारे क्लब में ही सबसे ज़्यादा लोग गायब हुए हैं। तुम्हारा क्लब शंघाई के सबसे बड़े क्लब में से एक है, काफ़ी रिच लोग यहाँ आते हैं। अगर तुम्हें कुछ अजीब लगा हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, खासकर कोई ऐसा इंसान जो अधिकतर तुम लोगों को यानी मेल स्कॉट्स को बुलाता हो, मुझे उस बारे में तुम बता सकते हो। अब मोशानु बहुत सोचता है और अचानक से उसके दिमाग में एक बात याद आती है और वो तुरंत बोलता है, वैसे तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, और सच कहूँ तो हमारा काम ऐसा है कि हमें ज़्यादा लोगों से वीआईपी लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। मैं अभी इस काम में नया हूँ, नौ सीखा हूँ, इसलिए मुझे तो वीआईपी क्लाइंट के आसपास भी नहीं जाने दिया जाता। लेकिन हाँ, मेरे पुराना रूममेट जो था, जो गायब हुआ है, उसने मुझे एक पर्सन का नाम बताया था। मुझे अच्छे से याद तो नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो मिनिस्टर वैन रोहान के कोई बेटा था। यहाँ तक कि मुझे ये भी याद है कि वे मिनिस्टर वैन रोहान के दोनों बेटे हमारे क्लब के सुपर वीआईपी कस्टमर हैं। उनके लिए स्पेशल हमारा मैनेजर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वैसे भी वो पूरे के पूरे शंघाई के मिनिस्टर मतलब को हैंडल करने वाले मिनिस्टर और पार्टी के सबसे बड़े एक तरह से पॉलिटिशियन के बेटे हैं, तो ऑब्वियसली उनको खुश करने के पीछे पूरा का पूरा क्लब लगा रहता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है कि इसके पीछे वैन पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है या वैन रोहान का बेटे? मुझे सही से नहीं पता गगा, अगर मुझे सही मुझ में पता होता तो मैं आपको बता देता, पर मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि जो हमारे वीआईपी कस्टमर्स हैं उनमें सबसे टॉप पर वैन रोहान के दोनों बेटे हैं। अधिकतर वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करने आते हैं, और वो में ही हैं जो दोनों, चाहे वो फीमेल स्कॉट हो चाहे मेल स्कॉट हो, अपनी पार्टीज में बुलाते हैं। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही अब तक बता सकता हूँ। वैन रोहान और वैन पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुन के कहीं ना कहीं वांगजी को शौक तो लगता है। सचमुच में
अगर ऐसा है तो उन लोगों को टच करना नामुमकिन है। कहीं ना कहीं वैन पॉलिटिकल पार्टी बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। इतना ही नहीं, संघाई में तो वो नॉन स्टॉप हर इलेक्शंस जीतते आते हैं। वैन रोहान शायद कुछ 30 साल का होगा, तब से पॉलिटिक्स में है, मतलब एक तरह से लीडर बना हुआ है। लगातार वो हर इलेक्शन जीतता है। उसके टक्कर का अब तक कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि छोटी मोटी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी उसके खिलाफ, लेकिन वैन रोहान के टक्कर का या वैन रोहान का हराने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वैन रोहान को टच करना, उसके आसपास जाना या उसके बेटों में ऐसे ही बिना सबूत के शक करना या हाथ डालना या उनका जांच करना नामुमकिन है। वांग जी समझ चुका है, लेकिन एक छोटा सा उसे एक तरह से कहते हैं ना, सबूत तो मिला है। इसलिए वो एकदम से अपना पॉकेट से एक कार्ड जिसमें उसका पर्सनल नंबर है, यानी उसके ऑफिशियल नंबर के अलावा, वो अब मोशानु के हाथ में दे देता है और बोलता है, मोशानु, तुम्हें कुछ भी कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो या शक हो या तुम्हें लगता हो कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे कुछ चीज़ शेयर करनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन, तो मुझे तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है और बहुत सेलेक्टिव लोगों के पास है, तो मैं तुम्हारे एक बार में ही फ़ोन उठा दूँगा। और हाँ, तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मेरे को कॉल कर सकते हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि इस समय इतना खतरा है तो तुम चाहो भी तो इस क्लब को छोड़ के किसी और क्लब में भी जा सकते हो, मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। थैंक यू काका, मैं जानता हूँ आप एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हो। आप जैसे पुलिस ऑफिसर बहुत कम हैं हमारे आसपास में, और आप तो हमेशा ही लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हो, पर मुझे ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए। सच कहूँ तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ सेफ फील करता हूँ। मैं अभी नया हूँ तो मुझे अधिकतर छोटे मोटे क्लाइंट्स ही हैंडल करने को मिलते हैं। ऊपर से यहाँ सब लोग, मुझसे छोटा हूँ तो सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए मुझे इस क्लब के अलावा कहीं नहीं जाना। लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ भी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगा, और अगर मेरे को कुछ चीज़ अजीब लगेगी या कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करने की होगी तो मैं वो भी शेयर करूँगा। थैंक यू काका। शानू थैंक यू बोल के उस कार्ड को अपनी जीन्स में डाल के वहाँ से वो पानी की बोतल लेके वहाँ चला जाता है। वहीं वांग जी पीछे बैठे हुए सोच में बैठा हुआ है, क्या उसे ये बात किसी को बतानी चाहिए? इतना बड़ा नाम उसके को सुनने के लिए मिला है। वैन रोहान के बेटों की बात है, कौन हो सकता है? वैन रोहान के 2 बेटे हैं और दोनों ही एक नंबर के अय्याश है, एक वैनचाओ और एक वैनशु। वैनचाओ तो आए दूसरे तीसरे दिन स्कैंडल्स में नाम आता ही रहता है। वो तो वैन रोहान के पैसे और पावर की वजह से अधिकतर न्यूज़ छुप जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को रियलिटी पता है, जो रियलिटी पब्लिक को नहीं पता। वही वैनशु, उसके बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं, वो कुछ अजीब ही है, हमेशा सबसे अलग शांत। उसके बारे में तो आज तक कोई स्कैंडल नहीं आया, तो वो शायद इस शक के ग्रह में ना हो, लेकिन वो भी यहाँ आता है अपने दोस्तों के साथ। इस चीज़ को वह कहीं ना कहीं मतलब वांग जी इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत वहाँ से अपनी टीम से मिलने जाता है, यानी नी मिंजे, सॉन्गलैन, शाओ शिनशेन और बाकी जो लोग हैं उन सब के पास। विंग यहाँ नहीं है, क्योंकि विंग को इस मीटिंग में शायद वांग जी नहीं रखना चाहता, क्योंकि यहाँ बहुत रिस्की बात डिस्कशन हो रही है। दूसरा विंग मेडिकल से रिलेटेड है, यहाँ इन्वेस्टिगेशंस और उन सब की बातें चल रही हैं, इसलिए ये लोग अकेले में मिलते हैं। जहाँ पे वांग जी, जो उसे अब तक पता चला है, वो बहुत सिक्योरिटी और बहुत भरोसे से अपने टीम मेंबर से शेयर करते हैं, जिससे नी मिंज कुछ ही लोगों के साथ ये डिस्कशन करना और उन तक ही ये बात रखने के लिए बोलते हैं। कहीं ना कहीं नी मिंज भी इस बात को जानते हैं कि इतने बड़े पॉलिटिशियन के बच्चों पे हाथ डालना आसान नहीं होगा, इसलिए वो अभी वांग जी से कोई सही सबूत मिले या कुछ अच्छी सही इन्फॉर्मेशन मिले, उसी के बाद कुछ डिसीजन लेने का कहते हैं, जिसे वांग जी भी समझता है और ऐसा ही सोचता है कि जब उसके पास कोई बड़ा सबूत होगा तभी इन लोगों का नाम या इन लोगों के ऊपर वो कुछ एक्शन लेंगे। अभी तो वो लोग सबूत ही इकट्ठे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई सबूत मिले, कोई ऐसा तो कड़ी मिले जिससे वो कुछ डिसीजन ले सके। जहाँ एक तरफ ये लोग सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीमिंजो हालात और सिचुएशन को समझते हुए चुपचाप से अकेले में पुलिस कमिश्नर से मिलने चले जाते हैं।
जो कोई और नहीं बल्कि अब लान कुरैन बन चुके हैं। लान कुरैन अब पुलिस कमिश्नर हैं। इस पूरे सिटी के सबसे बड़ी पोजीशन उन्हीं की है। कहीं ना कहीं ली मिंजे जानते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो फ्यूचर में मतलब उन्हें कोई बड़ा सपोर्ट मिलना ज़रूरी हो सकता है, किसी बड़े ऑफिसर का साथ मिलना ज़रूरी है, इसलिए वो लान कुरैन को ही इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लान कुरैन उनके गुरु हैं और वो लान कुरैन को अपना आइडल मानते हैं। इसलिए ली मिंजे ये बात लान कुरैन से करते हैं। लान कुरैन ये सुन के थोड़ा शॉक तो होते हैं, ऊपर से वो भी नहीं चाहते थे कि ली मिंजे इस केस पे काम करे। कहीं ना कहीं उन्हें भी कोई गे कम्युनिटी से खास अटैचमेंट नहीं है, इसलिए वो इस केस में ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब बात और नाम कहीं ना कहीं इस समय के सबसे बड़े पॉलिटिशियन यानी वेन रोहान की फैमिली की है, तो वो भी काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं। वो तुरंत हर मतलब एक तरीके से उनकी पूरी टीम से मिलने की बात करते हैं, जिस पे ली मिंजे कल ही अपनी पूरी टीम को रेडी होकर सुबह मॉर्निंग में टाइम पे पहुंचने के लिए बोलते हैं। इस टीम में वी वुशान भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि एक तरीके से इस समय लान कुरैन सारी टीम से मिलने वाले हैं, तो वी वुशान भी है तो इसी टीम का पार्टनर। वो डॉक्टर की उसमें मतलब एक होता है ना इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक टीम में है, लेकिन वो भी तो उसी केस पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो भी वहाँ आते हैं जहाँ लान कुरैन शांति से अपनी अब सीट पे बैठ के टीम मेंबर का वेट कर रहे थे, और एक एक करके सारे टीम मेंबर एंट्री कर रहे थे। और आखिरी में जब वहाँ पे वी वुशान एंट्री करते हैं तो लान कुरैन शॉक हो जाता है। लान कुरैन को पता नहीं था कि विंग यहाँ पे जॉब कर रहा है, कि वो कोई परमानेंट जॉब तो कर नहीं रहा, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आया है, वो तो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है वेंचिंग का। तो इस तरीके से बड़े ऑफिसर्स को आइडिया भी नहीं था कि ये पूरी मतलब आपस में ये एक प्रॉपर ब्रांच अपने में कुछ डिसीजन ले रही है, तो उन्हें विभूषण को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो यहाँ हो सकता है। वहीं विभूषण के फेस पे भी एक नर्वसनेस सी आ जाती है। लान कुरैन को यहाँ देख के धीरे धीरे जानी में जो केस की ब्रीफिंग दे रहे हैं, केस के बारे में बता रहे हैं, तो वहीं विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन डर वाले हैं, जिसे लान वांगजी और लान शिचैन दोनों ने नोटिस किया। वांगजी भी समझ नहीं पाया क्या कारण है विंग आज इतना नर्वस लग रहा है। वहीं कुरैन को बार बार वांगजी मतलब विंग को घूरते हुए जब लान शिचैन ने नोटिस किया, तो वो भी समझ नहीं पाया कि क्यों विंग इतना नर्वस हो रहा है। वहीं जब ली मिंजे डिस्कशन कर रहे थे, तो वो बार बार विक्टिम की फैमिली के लिए थोड़ी सद्भा एक होता ना इमोशनल लाइंस भी बोल रहे थे, जिस पे अचानक से लान कुरैन को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं वैसे हम सिर्फ टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर इसमें वेन रोहान का नाम इंक्लूड ना होता या कहीं से भी इस केस का वेन रोहान से एक कनेक्शन ना होता, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ आता। लेकिन अब इतने बड़े पॉलिटिशियन का नाम है तो मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बेवकूफ़ी करे। सब लोगों को अब बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। लान कुरैन एक तरीके से डबल बात कर रहे हैं। वो विंग को देख के उसे धमका भी रहे कि उसे कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, और दूसरी तरफ से वो नॉर्मल ऐसा लग रहा है नॉर्मल बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लान कुरैन की नेक्स्ट लाइन से तो विंग और वांगजी दोनों के ही एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं जब लान कुरैन बोलते हैं वैसे भी ये गे कोई और नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी की एक बीमारी है। ये हमारे सोसाइटी में कुछ गलत हरकतें ही करते हैं। अगर इन लोगों की डेथ होती भी है तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता इन जैसे लोगों को सरवाइव करना भी चाहिए। ये एक बीमारी है जो ख़त्म ही हो जाए तो भी ठीक है। लान कुरैन का इतना ब्रॉडली इतना गलत बोलना यहाँ खड़े बहुत लोगों को हर्ट करता है, जिनमें से एक सोंगलेन, शाओशिनशन, लान शिचैन और मिंग्याओ भी थे। सॉरी ली मिंजे भी थे। ली मिंजे को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं विंग के मुट्ठी टाइट हो जाती है। वांगजी के चेहरे पे भी एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है। उसके अंकल इतनी गलत बात कैसे बोल सकते हैं? क्या ह्यूमन नहीं है वो? क्या उन लोगों के एक जो नॉर्मल ह्यूमन राइट है वो नहीं है उनके पास? क्या हुआ अगर वो एक मैन को पसंद करते हैं, वो लांग वांगजी भी तो पसंद करता है, तो क्या उसके अंकल को लगता है कि लांग वांगजी को भी सरवाइव नहीं करना चाहिए, उसे भी मर जाना चाहिए? कुरैन के हार्श वर्ड से कहीं ना कहीं हर कोई थोड़ा सा गुस्सा ही दिख रहा है। इसलिए अब एकदम से लान शिचैन डोर संभालते हुए
अपने अंकल को करेक्ट करते हुए बोलते हैं, अंकल वो एक ह्यूमन बीइंग है और हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमारा काम है हर ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी का ध्यान रखना। और आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में डिस्कशन करनी चाहिए? वो उनके प्रेफरेंस और उनकी चॉइसेस हैं जो उन्होंने ली हैं, वो उनकी लाइफ है, उन्हें वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एज अ ऑफिसर हमारा काम है अपनी सिटी के हर ह्यूमन बीइंग का ध्यान रखना। इसलिए हमें लगता है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इस तरफ ना ध्यान देके उस मर्डरर पे ध्यान देना चाहिए। वो सीरियल किलर खुलेआम इस शहर में घूम रहा है, हो सकता है उसका अगला टारगेट कोई और हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप यही बात बोलेंगे? अचानक से शिचैन की आवाज़ में गुस्सा और नाराज़गी कुरैन महसूस कर रहे हैं। ऐसे कुरैन को तुरंत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सीट पे खड़े होकर गुस्से में शिचैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है, मुझे मेरा काम और मेरी ड्यूटी अच्छे से पता है। शायद तुम भूल गए हो मिस्टर लान शिचैन, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अपने सीनियर को उल्टा जवाब देने पे मैं अभी के अभी तुम्हें रेस्टिगेट या एक तरीके से टेम्परेरी जॉब से हटा भी सकता हूँ। इसलिए तुरंत अब तुम इस रूम को छोड़ के जा सकते हो। मैं जो भी तुम्हारी डिस्कशन या तुम्हारी रिपोर्ट्स होंगी थ्रू फाइल्स के अब जान लूँगा। यहाँ अब मैं अगली बार नहीं आऊँगा। कुरैन गुस्से में चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि खुलेआम शिचैन ने उनकी इंसल्ट की। शिचैन भी इस तरीके से अपने अंकल की इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से कुरैन ने उन लोगों को मर जाना चाहिए बोल दिया, वो चीज़ उन्हें गुस्सा दिला गई। क्या हुआ अगर फ्यूचर में उनकी जगह कोई और होता तो क्या उनके अंकल तब भी यही बात बोलते? अगर मरने वाले कोई गे ना होकर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते तो भी वो ये कहते। और क्या अंतर होता है गे लेस्बियन में? ये उनका प्रेफरेंस है, उनकी फीलिंग है। किसी भी दुनिया के कोई भी एक तरह से बुक या ह्यूमन बीइंग या गॉड किसी भी दूसरे पर्सन को प्यार करने से नहीं रोक सकता। तो फिर उसके अंकल का ये बोलना कि बहुत गलत था। कहीं ना कहीं शिचैन ये बात जानते थे, इसलिए शिचैन वहाँ अब बीच में बोल पड़े। कुरैन के वहाँ से जाने समय कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा शांति तो मिली, लेकिन उसकी शांति कुछ टाइम की ही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसके पास एक और जूनियर ऑफिसर आके उसे बताता है कि लान कुरैन उसे स्पेशली बाहर उसकी कार में, मतलब कुरैन अपनी कार में उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं, जिससे विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और डर के मारे बाहर कुरैन से बात करने चला जाता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। गाइस बैकग्राउंड में आपको ठक ठक की आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, हमारे बिल्कुल पास वाले नेबर कुछ रिन्यूएशन का काम करवा रहे थे, बीच में उन्होंने रोक दिया था, अभी उन्होंने दोबारा से स्टार्टिंग किया है। पर अच्छा है ये या लक की बात ये कहेंगे कि ये काम कुछ दिनों का है, उन्होंने बोला है पहले की तरह बहुत लंबा नहीं खींचेगा, और वो कह रहे हैं कि रात में ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं लेट नाइट जग के अगर हिम्मत हुई तो रिकॉर्डिंग करूँगी, अदरवाइज़ आपको ये बैकग्राउंड की ठक ठक सुननी पड़ेगी। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। थैंक यू।